प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशावदेद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले ईरान ने इसराइल पर मिसाइल गिरा दिए, हनिया हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया, ईरान का ऐलान। इसराइल ने जवाब में बड़ी कार्रवाई की धमकी दे दी, ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाए जाने का इम्कान, खित्ते में जंग फैलने लगी, यमनी जंगजुओं ने भी इसराइल पर हमलों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ ने तवील खामोशी तोड़ दी, आईनी तरमीम मामले पर दौरा लंदन भी मुलतवी, पंजाब और केपी में खून खराबे का खदशा, बानी पीटीआई की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया, केपी के मरीजों का पंजाब में इलाज का ताना, मरियम की कारकर्दगी शानदार करार दे दी, माजी में अदलिया और बानी पीटीआई गठजोड़ से हुकूमत गिराने पर भी लब खोल दिए। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 63A नज़रसानी केस में बड़ा हुक्म दे दिया, बेंच पर एतराज की दरखास्तें मुस्तरद, दौरान समाअत पीटीआई वकील की बेंच को धमकी, कमरा अदालत से वकील को निकाल दिया गया, चीफ जस्टिस ने धमकाने पर सेनेटर अली जफर को वार्निंग दे दी। समाअत का अहवाल क्या रहा, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मलेशिया में दर्जनों पाकिस्तानी जेलों में सड़ने लगे, कौंसलर रसाई से महरूम, लवाहिकीन हुकूमती मदद की राह तकने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान में कैदियों की रिहाई का मामला उठाने की अपील कर दी। माजी में किस स्कीम के तहत मलेशिया से कितने पाकिस्तानी कैदी रिहा कराए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, हमने देखा कल एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, मशरिक़ वस्ता के लिए इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आने वाले दिनों में। ये बताइए, ये जो ईरान ने हमला किया कल रात इसराइल पे, गालिबन यही टाइम था, इससे कुछ आगे पीछे का टाइम था, ये वॉज इट अ जेन्युइन अटैक? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि इससे पहले भी ईरान ने हमला किया और वो जो ड्रोन अटैक्स किए उससे कोई ख़ास टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने एक सॉर्ट ऑफ ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने हमला किया है और अपना हदफ अचीव। अभी भी ईरान का ये दावा है कि हमने टारगेट अचीव किया है, लेकिन रिपोर्ट ये हो रहा है कि नुकसानात कोई ख़ास नहीं हुए। तो इस अटैक को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो जो अप्रैल में अटैक हुआ था उसमें कोई शक नहीं, जो अप्रैल में अटैक किया था ईरान ने, उसमें जो एक डिफरेंस था कि यकीनी तौर पर जो ड्रोन्स और जो छोटे जो रॉकेट्स वगैरह उन्होंने फायर किए थे, जो इतना एम्पल टाइम था। इजराइल का तो बड़ा ज़बरदस्त एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर कोई और भी मुल्क हो तो वो बड़ा इजीली उनको इंटरसेप्ट कर सकता था। उस वक्त जो अटैक किया गया था तो उस वक्त यही कहा गया था कि बुनियादी तौर पर ईरान एक पॉइंट कन्वे करना चाहता था कि देखें, अगर आप हमारे खिलाफ इस तरह कार्रवाई करेंगे तो हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आपको हिट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं कुछ मुबसरीन को सुन रहा था, दिफाई जो तज्ज़ियाकार हैं इंटरनेशनल और मिडल ईस्ट के, ये जो कल वाला ईरान ने कार्रवाई की है वो आई थिंक नुकसान बेशक इतना नहीं हुआ, लेकिन वो अप्रैल के मुकाबले में दैट वाज फार मोर सीरियस। उसमें 200 के करीब, जिसमें बेशतर जो हैं उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो है इस्तेमाल किए हैं। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं आमतौर पर उनकी जो स्पीड होती है, अदरवाइज जो ड्रोन्स हैं या जो रॉकेट्स हैं, शायद जो ईरान से इजराइल पहुंचने में जो अप्रैल में था 7 से 8 घंटे उसको लगते थे, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो विद इन नो टाइम, विद इन मिनट्स जो है वो इजराइल जो है वो पहुंच गए थे। तो इसलिए आज से कहा यह जा रहा है कि ये जो अटैक ईरान ने कल किया है ये दैट वाज फार मोर सीरियस। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अगेन आई थिंक वो बड़ा कैलकुलेटेड इसलिए उन्होंने किया कि टारगेट्स उन्होंने कहा कि जी सारे वो मिलिट्री थे, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया गया। उसके अंदर इम्पोर्टेंट सवाल आई थिंक इशू यही है कि ईरान एक तो उसकी प्रेस्टीज एट स्टेक थी, जो उसकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, हमास और उसकी क़यादत को जिस तरीके से इजराइल ने हालिया दिनों में एलिमिनेट किया है और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद भी ईरान की तरफ से रिस्पांस नहीं आया था, तो ये उनकी मजबूरी भी थी डोमेस्टिकली भी, और जो मिडल ईस्ट के अंदर जितने उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, अगर वो ये कार्रवाई ना करते तो यकीनी तौर पर इजराइल के सामने वो एक डिफीटिस्ट होते। और आई थिंक उसमें एट द एंड ऑफ द डे ईरान ने जरूर कार्रवाई की है, बहुत सीरियस भी नहीं है, लेकिन एक मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे। अंडरलाइन मैसेज ये है कि हालांकि ईरान ने ये कार्रवाई की है, बट वो इन रियलिटी इजराइल के साथ बराह रास्त या उनके इत्तेहादियों के साथ जंग नहीं चाहते।
सो कमरान, जिस तरह का आपने जो ये कंपैरिजन ड्रॉ किया पिछले अटैक से इस अटैक का ईरान का, सो सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड की बात करें, इसराइल की बात करें, तो जिस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम कोई रिस्पांस नहीं दिया था इन द फॉर्म ऑफ अ काउंटर अटैक, रादर उन्होंने जो अपनी एक स्ट्रैटेजी है वो उसी पर रहे और वो एक टारगेटेड किस्म का जो डैमेज है वो कर रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि कन्वेंशनल रिस्पांस देगा और ये वॉर मजीद एस्केलेट होगी, या इसराइल इसको अभी भी डिफरेंटली हैंडल करेगा? देखिए, लास्ट टाइम ये बिल्कुल बात ठीक है कि जब ईरान ने कार्रवाई की थी ऑफ कोर्स, और उसके बाद क्योंकि वो हमला जो किया था ईरान ने डोमेस्टिस में, उनका जो एक कॉन्सुलेट था उसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया था और उसमें उनके कई जो की ईरान के कमांडर्स थे वो उसमें जहां भाग और मारे गए थे। और जब नुकसान कुछ नहीं हुआ और एक जिस तरीके का अटैक किया तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि एक सिंबॉलिक अटैक है, तो अमेरिका ने भी यही मशवरा दिया था कि इसको, इवन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा था कि इसको एज अ विक्ट्री के तौर पर लें और रिस्पॉन्ड ना करें, और फिर इसराइल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि जो महाज इस वक्त गर्म है ओवरऑल गजा और फिर लेबनान के अंदर जो लड़ाई इस वक्त ग्राउंड ऑफेंसिव जो शुरू किया है इसराइल ने, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी याद रखें कि ईरान हमेशा से एक राइवल रहा है इसराइल का, लेकिन ईरान की जो स्ट्रैटेजी रही खास करके इराक वॉर के बाद कि वो किसी भी अपने हरीफ के खिलाफ बराह रास्त जंग में लड़ने से उन्होंने थ्रू प्रॉक्सीज ये लड़ाई लड़ी है, और उसमें जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट जो ग्रुप हैं, हुतीज हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, उसके जरिए एज ए डिटेरेंस के तौर पर काम किया। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि जो सेटबैक्स मिले हैं हमास को, क्योंकि कम्प्लीटली तो एलिमिनेट नहीं किया लेकिन उनकी क़यादत को एलिमिनेट किया, उनको सेटबैक्स हुए हैं। लेबनान की जो हिजबुल्ला की जो क़यादत है उसको सेटबैक्स मिले हैं। तो इसराइल के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको ये लगता है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि जब ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जो उनके हिमायत याफ्ता ग्रुप हैं, वो ऑन द बैक फुट हैं, और हम इस मौके का फायदा उठाते हुए, बल्कि उनके एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इनफैक्ट वो अगले जब इलेक्शंस होंगे तो वो पोटेंशियल अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी वो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये 50 साल में पहली मर्तबा इसराइल को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनको टारगेट करे और उनको एलिमिनेट करे। तो मुझे लगता है कि इस दफा गिवन के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो कुछ ना कुछ अटैक जो है और रिस्पांस जो है उनकी तरफ से जरूर आएगा ईरान के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपका बड़ा कम्प्रिहेंसिवली आपने जो डेंजरस एस्केलेशन है या वार चल रही है उसका आपने वो एक रिव्यू किया। एक चीज़ ये भी कही जा रही है, आपने अभी प्रॉक्सीज की बात की कि ईरान ने सबक सीखे, लेसन सीखे इराक वार से कि हमने डायरेक्ट जंगें नहीं लड़नी, अब हम प्रॉक्सी लड़ेंगे, जहाँ पे भी लड़ेंगे अपने अपने ग्रुप्स रखेंगे। तो इसके साथ कुछ और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगेन स्पेकुलेशन कह सकते हैं या लोग बातें करते हैं कि शायद कोई ईरान के अंदर भी कोई नई चेंजेस जो हुई हैं रिसेंटली हमने देखी हैं, वो भी इन प्रॉक्सीज से थोड़े से एक बैगेज है, बर्डन है, वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं। हानिया साहब की वो जो जहाँ शहादत होते उसके बारे में उस वक्त क्वेश्चन उठे कि किसने उनका लीक किया था, किसने बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी। अब इनकी देख नसरुल्लाह जो है, इनका देख लें कि इनकी भी अगर बताया जा रहा है कि शायद इनसाइडर जॉब है, उनकी लोकेशन दीगर चीज़ें जो हैं वो लीक की गई हैं, या पहले पेजर्स वगैरह जो थे पेजर फटे थे। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर यह भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि पहले इन प्रॉक्सीज़ को हैंडल कर लिया जाए जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं या हमारे लिए करते हैं, फिर बाद में बैठ के बातचीत कर लेंगे, क्योंकि आपस में कोई मसले का हल निकाल लेंगे। आई थिंक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो जरूर हैं। ईरान की जो पॉलिसी है सिंस 1979 रेवोल्यूशन, आपको पता है कि वहाँ पर जो उनके सुप्रीम लीडर हैं और फिर उनकी पासदाराने इनकलाब हैं, जो हम पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं स्टेट विद इन स्टेट, जो एक्चुअल डीप स्टेट है वो एक्चुअली ईरान में एग्जिस्ट करती है, अल्टीमेट पावर उनके पास है, और वो जो उनकी रेवोल्यूशन के बाद जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, अब उसके अंदर जो डिफरेंसेस जरूर हैं। ऑब्वियसली उनका ख्याल है कि मसलन जो मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं ईरान के, जो इनका ये ख्याल है कि ये मॉडरेट समझे जाते हैं। इनकी तरजीह ये है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं जो दुनिया से अलग थलग होके हम इंटरनेशनली आइसोलेटेड हैं, उसकी वजह से मुल्क को और ईरान के अवाम को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए अपनी पॉलिसी में हमें तब्दीली करनी चाहिए। और ये व्यू बिल्कुल ज़रूर पाया जाता है कि हमें एक नई स्ट्रेटजी, क्योंकि एक वो कहते हैं ना तरकीब सदा काम नहीं आती, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एट स्टेज के ऊपर
वो जो ग्रुप है जो एक मॉडरेट फैक्शन है जो इस तरह की पॉलिसी से इज्तनाब करने की बात करता है, वो इतना पावरफुल है कि उसने जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके व्यू को वीटो कर दिया या सुपरसीड कर दिया। इत्तफाकात समझे हम के उनके हानिया साहब की वहाँ पे शहादत होती है, फिर उसके बाद ईरानी प्रेसिडेंट का उससे पहले हमने देखा कि वो उनका हेलीकॉप्टर में उनकी शहादत हुई, फिर अभी इतने बड़े पैमाने पे हमने देखा उसमें ये हसन ये नसरुल्लाह ये जो हैं, तो इसके बाद फिर हमने लेबनान में देखा कि इतने पेजर्स मतलब 5000 के करीब, जिनका इट मीन्स कि उनके पास लिस्ट थी, पूरा नामों का पता था किस किस के पास क्या है, पूरी लीकेज था उनके पास। ये सारे फिर इत्तफाकात हैं कि जितने भी ये प्रॉक्सीज हैं या जितने ईरान में हार्ड लाइनर थे या लोग हैं हमास के भी ईवन हूँ तो एलिमिनेट किए गए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में। सर आई थिंक आई लुक एट इट ये डिफरेंट वे में। मेरा ख्याल है कि जो इजराइल है, एक तो हमें पता है कि उनके पास बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा जो बाकी अब टेक्नोलॉजी आ गई, जिस तरह की उनके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग के सिस्टम्स हैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी उनके पास है जो शायद किसी और मुल्क के पास नहीं है। और आई एम श्योर कि जो लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, बड़ी फेमस मूवी है, सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस, अगर आपको इत्तेफाक हुआ तो उसमें एक एपिसोड होती है, सारी सीरीज देखी है सर, पूरी सीरीज देखी है। जी, उसमें अगर आप देखें तो एक मूवी में गालिबन वो उसका 8th एपिसोड है या 9th है, उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त एक चीज वो देखते हैं जिसपे झगड़ा होता है। एक डिवाइस होती है जिसे वो कहते हैं गॉड्स आई, कि वो एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें जिस दुनिया में जो भी बंदा जिसको आप लोकेट करना चाहें तो आप उसको अगर आप इंसर्ट करेंगे तो वो उसको ट्रेस कर लेगा। तो मुझे लगता है कि जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी शायद उनके पास अब आ गई है कि इवन जो हसन नसरुल्लाह को इन्होंने जो टारगेट किया वो नीचे बंकर बस्टर और बिल्कुल नीचे वो कहते हैं सैटेलाइट के जरिए ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी है कि आप बेशक 30 मीटर नीचे भी छुपे हों तो उनकी मूवमेंट को वो लोकेट कर सकते हैं। तो एक इसके अंदर ये फैक्टर भी है, ये टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है इजराइल को, उसका वो फायदा ले रहे हैं। दूसरा, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मोर देन ईरान, आपको पता है कि हमास ने जब 7 अक्टूबर को पिछले साल ये मैसिव एक हमला किया था इजराइल के खिलाफ, उससे पहले बात चल रही थी अब्राहम अकॉर्ड की कि जो बड़े हमारे अरब ममालिक हैं, एक रिकंसिलिएशन की बात चल रही थी, और अगर और उसमें बात हो रही थी कि इवन के सऊदी अरब तक वो रिकग्नाइज करेगा, तो उसके बाद फिर हमास ने ये कार्रवाई कर दी। तो ये मुमकिन है कि आई थिंक जो बाकी दुनिया के खास करके मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं कि ये जो प्रॉक्सीज हैं जो इतने अरसे से उनको बनाया, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये उस बड़ी डील के अंदर रुकावट है। तो हो सकता है कि अमेरिका में भी ज़ाहिर है कि इलेक्शन होने उससे पहले जो टास्क दी गई है कि इजराइल को कि ये कोशिश करेंगे जितना इनको वीक कर सकें और फिर उस अब्राहम अकॉर्ड को रिवाइव किया जाए, और जब कोई बड़ी डील हो तो कम से कम इस तरह के जो ग्रुप हैं वो उसको स्पॉइल ना करें। बट आई थिंक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, अगर इजराइल का ये ख्याल है कि वो इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे जो ग्रुप्स हैं इनको खत्म करके और कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, आई थिंक वो उनकी खाम ख्याली है। हिजबुल्लाह के बजाय आई थिंक कोई और ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग सामने आ जाएगा, हमास के बजाय कुछ और। अच्छा, ये बताएं कामरान के आप जैसे अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी उनके, अभी उन्होंने मुजाहरा भी किया है, उन्होंने तो वार को नेक्स्ट लेवल पर वो ले गए इसराइल जो है, वो तो ड्रोन एज भी ख़त्म हो गई, मिसाइल भी ख़त्म, जहाज़ भी ख़त्म, वो तो उन्होंने टेलीफोन, मोबाइल और पेजर्स के ज़रिए वो वहाँ तक ले गए टेक्नोलॉजी जो है। तो ईरान के पास तो नहीं है टेक्नोलॉजी, ना इनके मेरा ख्याल उसके पास है, रशियन जो इनके मेन इनके सपोर्टर थे या वो वेपन्स वगैरह कुछ दिए होंगे। तो ईरान इनके पास जब नहीं है टेक्नोलॉजी, उन्हें पता है कि हम इतनी ये बर्तरी नहीं रख सकेंगे, तो कोई थोड़ी सी सम टाइम वो ठीक है आपकी बात कि ईरान इनका अपना एक प्राइड है, उनकी सिविलाइजेशन है, हज़ारों साल अपना कौम को फ़ख्र होते हैं अपने चीज़ों पे, ये तो फिर अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि नेक्स्ट अटैक जो है वो इनके एटॉमिक इंस्टॉलेशन या जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर करेंगे। मौका तो मिल गया, अब वो तो शायद चाहते थे कि हैं जनाब के 2 हाथ इस दफ़ा कर लें, जो उनका प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे साबिक। तो इसमें तो ईरानी इनको लगता है कि वो थोड़ा सा दुनिया पे साबित करने के लिए भी हम डरे नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, बुज़दिल नहीं हैं, तो वो तो बहुत बड़ी एक गेम में फंस गए शायद। ठीक है, बिल्कुल गेम में फंस गए हैं। और लेकिन ईरान के लिए भी बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। अगर ईरान फर्ज करेंगे दोनों साइड पे, आई थिंक वो आप मुश्किल सूरत हाल है। एक, अगर वो रिस्पॉन्ड ना करते, इस्माइल हानिया की शहादत पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, फिर हसन नसरुल्लाह उनके बहुत बड़े वो एसेट थे, उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, अगर इस दफा भी रिस्पॉन्ड ना करते तो एक जो सबसे बड़ा डायलेमा था, इसका मतलब है कि इजराइल तो इम्बोल्डन होता कि आप देखेंगे ईरान तो कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, अब अगला हमला ईरान पे करेंगे तो ईरान ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो आई थिंक
उसमें फिर उन्होंने जो कैलकुलेशन में यही समझा गया कि एक डिटेरेंस के तौर पर इजराइल को बाज रखने के लिए कि हम ये कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो उन्होंने फिर भी करना है हमारे खिलाफ। ऑप्शन वो दे रहे थे शायद, अभी हमने तो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग अप्रोच है, कौमों के अपने साफ ज़रा प्राइड और ईगो के मसले होते हैं। एक तो वो ऑप्शन दे रहे थे, आ रही थी खबरें, रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अगर जो इस वक्त गज़ा में वो जो 100 इस वक्त यरगमाली हैं, अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो वो कह रहे थे हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। तो आप समझते हैं ना कि ईरान स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली अपने आप को बाकी उससे बचाने के लिए उसमें रोल प्ले कर सकते थे कि उन 100 को छुड़वा कर सीज़ फायर होती तो कम से कम ईरान खुद को अपना सेफ साइड पर रह सकते थे। अगेन वाज इट पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि इजराइल की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो तो सीज़ फायर चाहते ही नहीं है, क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि उन्होंने लिंक किया हुआ है, आपको पता उन्होंने लिंक किया हुआ है उनके रेफ्यूजी, उनके साथ जो उनके वो जो बंदे उनके पास यरगमाली जो वो जो डील देखे ना, वो तो डील का ऑब्वियसली हमास तो कहते हैं कि एग्री था कि जो उन्होंने यरगमाल बनाए हुए हैं तो उसका वो उधर छोड़ेंगे और उसके तहत फिर वो होगा। लेकिन जो इजराइल है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद अभी आ रही थी अमेरिका से, मेरा ख्याल बाइडन या किसी की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कोई इंटरनेशनल चैनल पे देख रहा था कि वहाँ से उन्होंने स्टोरी लीक की थी कि अगर वो कर दें तो हम उसको सीज फायर करेंगे। बहरहाल में आप इसको बेहतर जानते हैं जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो अमेरिका का भी एक दोगली पॉलिसी है वो ऊपर ऊपर से कहते हैं, लेकिन अदरवाइज क्योंकि बड़ी सिंपल सी है, अगर वाकई अमेरिका सिंसेयर है तो वो एक वो धमकी लगाए और इजराइल की सिक्योरिटी असिस्टेंस रोक दे या कहे कि जी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे ये वेपन्स और ये चीजें, तो मेरा ख्याल है कि इजराइल वो खुद करे। मेरा ख्याल है कि एक लार्जर डिजाइन के तहत हो रहा है, वो भी फंसे हुए हैं इतनी बड़ी पोजीशन लेने की पोजीशन में वो भी नहीं है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं 2 महीने बाद तो वहां पे इलेक्शन है, वो अपनी जगह फंसे हुए हैं। मैं यही बात कर रहा था कि इसी चीज का वो एडवांटेज जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है वो भी ले रहे हैं। ये जो वैक्यूम है, आई थिंक ये क्रिटिकल स्टेज है बिफोर द अमेरिकन इलेक्शंस। ये जो उन्होंने करना है आई थिंक इलेक्शन से पहले ये इजराइल वो करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे लिए कितना ये कंसर्निंग है कि अगर इस तरह जिस तरह बातें हो रही हैं वहाँ पे ईरान की उस पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खुदा ना खास्ता उस पर अटैक करते हैं, तो हमारे ऊपर भी ये रहा है कि हमेशा से इंडियन या इसराइलीज जो हैं वो एक तरह का उनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को भी इसमें लपेटा जाए। माजी की बातें कर रहा हूँ, आप साफ ज़रा अगेन हमारे हालात डिफरेंट हैं, तो हमारी क्या पोजीशन होगी, कहाँ खड़े होंगे सर? देखिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, यकीनी तौर पर ऑलरेडी एक डिफिकल्ट नेबरहुड में रहते हैं और अगर ईरान के साथ इजराइल की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होती है तो आई थिंक 2-3 तरह के प्रेशर होंगे। एक तो मगरब की तरफ से हमारे पे ये दबाव होगा कि शायद जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अगेन कि हम सपोर्ट करें या ईरान के खिलाफ हम कोई एक्ट करें। फिर दूसरी उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर यू नेवर नो कि ऑल आउट वॉर होती है, रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स हो सकता है। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि मिडिल ईस्ट आपको पता है कि तेल और गैस दुनिया में यहीं से सप्लाई होती है, उसमें डिस्ट्रप्शन होगी तो आपकी मईशत के लिए प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक इसीलिए आई थिंक द बेस्ट केस सिनेरियो है कि पाकिस्तान तो यही दुआ कर रहा है कि ये डी एस्केलेशन हो जाए, उस सिचुएशन में ना हमें जाना पड़े जहां पे हमें किसी एक फरीक की साइड लेनी पड़े, और इसी वजह से पाकिस्तान दुआ कर रहा है। लेकिन जो मुझे पता चला है जराए से कि जो हमारी अपनी इंटरनल असेसमेंट है, हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान का यही ख्याल है कि वन वे और दी अदर ये दुनिया जो है ना एक नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इवॉल्व हो रहा है और ये कोई हैरानकुन बात नहीं होगी कि अगर वाकई ईरान और इजराइल के दरमियान एक जो ऑल आउट वॉर जो हो जाती है। और इवन जो आप कह रहे थे ना कि ब्रॉडर एक अब्राहम अकॉर्ड अगर करना भी है तो यू नेवर नो कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो ईरान के अंदर भी एक रिजीम चेंज लाया जाए, उसमें उन लोगों को लाया जाए जो उस पॉलिसी के अगेंस्ट हों, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रॉक्सी वॉर, इन चीजों के अगेंस्ट हों और इजराइल के जो चौधराहट है उसको एक्सेप्ट करते हुए वहां पे रहना शुरू कर दें। तो इसलिए आई थिंक सिचुएशन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट है। ठीक है, सिचुएशन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ, आपने हमें वक्त दिया और इतनी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगी अरूज रज़ा सयामी, उनसे कुछ बात करेंगे मलेशियन जेल्स के हवाले से जहाँ पर पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं और ये प्रिजनर्स किस हाल में हैं, कितना अलार्मिंग फिगर है जो इस वक्त कौंसलर एक्सेस तक से भी महरूम है और फिर किस तरीके से क्या किया जा सकता है उनको निकालने के लिए। इसकी रेलेवेंस भी है क्योंकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त दौरे पाकिस्तान पे। ब्रेक के बाद ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरूज रज़ा सयामी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम सलाम रबिया। अरूज,
बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और एक बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी है आपके पास, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और रेलेवेंस भी है क्योंकि जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त दौरे पाकिस्तान पे से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अब स्टोरी ये है, और जाहिर है आप इसके ऊपर बेहतर बात कर सकती हैं अरूज, के ये जो मलेशियन प्रिजन्स में पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनकी कितनी बड़ी तादाद है और क्या इनके बारे में डिटेल्स हैं आपके पास जो कुछ अलार्मिंग हैं और जो डिस्कस होनी चाहिए, जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया रबिया और क्लास्ट्रा साहब के आपने इस स्टोरी के लिए मुझे आज चांस दिया अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपको रबिया ये बता दूं कि जो फिस्कल ईयर 2024 है इसमें अभी तक जो तकरीबन हमारे जो 85,000 पाकिस्तानीज जो हैं वो मलेशिया में इस वक्त काम कर रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, और ये पाकिस्तान को सालाना $71 मिलियन ये भिजवा रहे हैं जो ज़र मुबादला की सूरत में। और इस वक्त बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि 299 मतलब 299 पाकिस्तानी, जिसमें 2 ख़वातीन भी हैं, 297 मर्द हैं और 2 ख़वातीन हैं, वो इस वक्त मलाइका मुख्तलिफ जेलों में और मुख्तलिफ मुकदमात में वो ज़ेर हिरासत हैं। पहले जो 12 प्रिजनर्स थे वो तो उनके ऊपर डेथ पेनल्टी थी और उनको सजाए मौत दिया था, लेकिन शुक्र है कि 2 सालों में छोटी सजाए उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दी। ये मेरा ख्याल है थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको जी फ़ोन पे आप मुझे ले जी फ़ोन को ले लेते हैं आपको। ये बड़ी एक जो बता रही हैं अभी अरूज बता रही हैं स्टोरी, ये पाकिस्तान में अक्सर यहाँ पे मुझे याद पड़ता है कि इमरान मगराना साहब हैं, वो भी पहले स्टोरीज लाए थे कि दुनिया भर में इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो बहर की जेलों में हैं, मोस्टली कोई ओवर स्टे पे होते हैं, कोई वीज़े की जिनकी कोई वैलेशंस होती हैं, कोई वहाँ पर लड़ाई झगड़े बाज़ दफ़ा कोई मर्डर हो जाते हैं, वहाँ पर कोई मतलब वहाँ पर जो लोग जाते हैं इलीगल तौर पर बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनके लिए मैं उस दिन देखा सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल पाकिस्तानी कैद हैं। हमने स्टोरी की थी, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तानी जो है ना कैद ना हो वहाँ पे, और इसलिए भी ये स्टोरी हम कर रहे हैं मलेशिया की जो बता रहे हैं इस वक्त ह्यूज नंबर। एक तो अरूज बता रहे हैं कि 299 है, जो मैं देख रहा था कुछ दस्तावेजात थे जो पेश किए थे वो 463 थी जो कौमी असम्बली में पेश भी हुई थी, कुछ डिटेल्स। खैर बिल्कुल अरूज आप कुछ बता रहे थे, आप बताएं प्लीज़। जी मैं ये बता रही थी कि इस वक्त 299 पाकिस्तानी जो हैं वो मलेशिया की मुख्तलिफ जेलों में हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो 25,000 पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर की जेलों में मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ ममालिक के साथ तो जो मुजरमान हवालगी का तबादला है वो उसके तो वो उन्होंने ट्रीटीज साइन कर रखे हैं, मुआहदे कर रखे हैं, लेकिन मलेशिया के साथ अभी तक ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। और क्लासर साहब मैं ये भी आपको बताऊं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब 2017 में लाहौर हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मलेशिया में चूंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात की मद में सजाएं भुगत रहे हैं, तो वहाँ पर जो कौंसलर प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ऐसी कोई पॉलिसी फॉरेन ऑफिस को तरतीब दे देनी चाहिए कि जो काउंसलर्स हैं उनकी एक तो एक्सेस हो जाए, और जो लैंग्वेज बैरियर होता है पाकिस्तानियों का मलेशिया की गवर्नमेंट के साथ उसको दूर करते हुए इनके जो मुकदमात हैं उसमें पाकिस्तानी जो काउंसलर्स हैं उनकी रसाई होनी चाहिए। तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। और अभी भी अगर आपको याद हो तो 2024 में फरवरी में ही जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उन्होंने भी ये बात मोफा से कही थी कि आप मलेशिया के लिए और दुनिया भर के ऐसे तमाम जेलों में जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ के ममालिक के साथ आप मुजरिमान के तबादले। अच्छा अरूज, आज हम क्योंकि थोड़ा सा मलेशिया पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज के मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इज इन टाउन, और हम चाहेंगे कि हमारी हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब या बाकी आला हुकाम जो हैं वो टेकअप करें। आप कोई बता सकेंगे कि किन इल्जामात पर ये लोग कैद हैं? कोई आपके पास कोई इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल हमारे पास डाटा है। इसमें मैं आपको बताऊं कि मर्डर जो है सजा, जो कत्ल की सजाए मौत के जो मुजरिमान थे वो 12 पाकिस्तानी हैं, और जो
12 और जो डेंजरस ड्रग्स के थे वो 76 हैं, 76। अच्छा। और ये उनका बड़ा सख्त कानून है ड्रग्स के ऊपर, ये सजाए मौत भी उसके ऊपर दे देते हैं। और उसके बाद इमिग्रेशन एक्ट की जो खिलाफ वर्जी हुई है उसमें 105 है, और जो फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट की मद में 26 हैं, और जो रॉबरी या थेफ्ट है उसके 10 मुजरिमान हैं। और इसके अलावा जो इलीगल पोजेशन है या इलीगल आइटम्स की पोजेशन है उसकी मद में भी हमारे 9 लोग वहाँ पर हैं। और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट में भी 9 लोगों को वहाँ पे रखा है, और रिश्वत लेने और देने के चक्कर में 1 है, और चीट करने के मद में भी 1 है। तो कहने का ये मतलब है ये अच्छा, तो आपने बताया दो खवातीन भी आपने बताई कि उनका पता चला कि उन पे क्या चार्जेस थे और क्या उनकी पाकिस्तान के किन इलाकों से, कोई ये भी डाटा है आपके पास कि कौन कौन से? जी हमारे पास इनका डाटा है। और ये मैं बताऊं कि जो ज्यादातर जो ये प्रिजनर्स हैं ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, और इसमें सिंध और बलूचिस्तान और KPK के भी लोग शामिल हैं। चूंकि ये 299 है, मतलब कम से कम कहीं पे यूनिटी नजर आई है, बराबर फेडरेशन नजर आई है कि चारों सूबों के लोग जो है ना वहाँ पे मलेशिया में गिरफ्तार हैं। चलें जी मतलब मुस्बत रिपोर्टिंग की कोशिश की है मैंने कि चले मुस्बत पहलू दिखाया जाए जरा। जी बिल्कुल। अच्छा। और इसमें जो खवातीन हैं उनके ऊपर बड़े ये ड्रग्स के हैं, एक के ऊपर, और एक के ऊपर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चार्ज है। तो ये मैं अरूज, ये ड्रग्स का हमने देखा सऊदी अरेबिया में भी इस तरह के केसेस आए थे। यूजली खवातीन बेचारी इनोसेंटली एज ए कैरियर के तौर पर यूज़ हो जाते, जिन्हें नहीं पता होता, कोई जा रहे होते हैं, कोई चीज़ दे दी किसी ने, कोई साथ में कोई यार दोस्त फैमिली वाले, तो मोस्टली हमने देखे कि खवातीन इस तरह के केसेस में इनोसेंटली यूज़ हो जाती हैं कैरियर के तौर पर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द भी बेचारे बड़े मासूम होते हैं कुछ, और उनको भी कुछ इस तरह लोग चीजें दे देते हैं जिसमें ड्रग्स किसी न किसी सूरत में मौजूद होती हैं, और एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग में या फिर जब वो अपने पोस्ट एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी वो पकड़े जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि 12 साल से एक पाकिस्तानी प्रिजनर जिसको जो पाकिस्तानी वहाँ पे कॉन्सुलेट है वो सिर्फ 3 बार मिला है। तो आप मुझे बताइए खलासरा साहब के 12 साल में 3 बार जो जाके सलाम दुआ करके वापस आ जाते हैं कॉन्सुलेट, तो उन्होंने क्या उनको लीगल एड दी होगी, उनका कहाँ मुकदमा सुना होगा। और आपको पता है मालय लैंग्वेज जो है वो हर पाकिस्तानी जाते ही नहीं समझ जाता, उसके लिए उम्र गुजारनी पड़ती है। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और फिर जो काउंसलर्स हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो वहाँ के हुकूमत के साथ जाके ये बात करें और एम्फसाइज करें कि ये जो प्रिजनर्स हैं या आप हमारे हवाले कर दें ताकि ये पाकिस्तान की जेलों में इनको रख के इनकी सजा कटवाई जाए। एटलीस्ट उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं प्रिजनर्स के, इनका आपने लीगल इश्यूज की बात कर रही हैं, तो इन्होंने अपने पर्सनल कोई वहाँ पे अटॉर्नी या वकील हायर किए हुए हैं, या कोई पाकिस्तानी हुकूमत या जो हमारा अगर सफारत खाना वहाँ पे उनके कि वो कोई वहाँ पे उनको लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं? कोई आपकी बातचीत हुई कोई फॉरेन ऑफिस के लोगों से इस मामले में? जी फॉरेन ऑफिस का मैं आपको बताऊं कि वो डाटा देने में भी बड़े रिलक्टेंट है। ये तो हमारा जो एक प्रोजेक्ट है PCHR का, पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का एक प्रोजेक्ट है, ये है जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान। हमारा नुमाइंदा वहाँ पे उस जो 12 साल से कैद प्रिजनर है उसके पास गया, और वहाँ से हमें मालूमात मिली कि उसके अभी तक सिर्फ 3 बार, और वो भी बहुत मुश्किलों के साथ। तो नेचर ऑफ क्राइम क्या है उसकी जो वहाँ पे 12 साल से, कोई आपके नुमाइंदे ने बताया कि जो 12 साल से कैद है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है उसकी, कोई अगर रिपोर्ट वो डेथ पेनल्टी पे था, और वो ड्रग्स की मद में ही था, सजाए मौत में, लेकिन अभी उसकी सजाए मौत जो है उम्र कैद में तब्दील होकर 35 से 40 साल में आ गई है। तो कम से कम इस तरह के जो प्रिजनर्स हैं, अगर पाकिस्तान उनको पाकिस्तानी जेलों में ये सजा कटवा दे तो एटलीस्ट उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिल सकेंगे। मतलब आप ये कह रही हैं कि इस वक्त मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो वजीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनकी जो मुलाकातें हुई, ये इशू टेकअप करना चाहिए। जो 300 के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे डिटेन है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, और आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से हम उनसे अपील भी करते हैं कि जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, उनके साथ ये मामला डिस्कस करें, और फॉरेन ऑफिस को भी हिदायत जारी करें कि कोई ऐसी पॉलिसी भी बनाएं जो कि वियना कन्वेंशन और ट्रीटीज का पास रखते हुए
जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं उनके हकूक का ख्याल रखें। देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है उसमें स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर की दुनिया में। वो तो लोग तो कहेंगे पाकिस्तान के अंदर नहीं हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा, तो मलेशिया जाके कैसे उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? लोग तो ये भी सवालात करेंगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर चीज़ें लीगली तौर पर ठीक नहीं हो सकें, तो इतना हज़ारों मील दूर हम कैसे जाएंगे? पीपल विल से दैट। देखिए खलासा साहब, ये अगर कैपेसिटी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की या नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी बाउंड हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो वियना कन्वेंशन हैं या चार्टर्ड हैं उनके ऊपर उन्होंने साइन किया हुआ है। पाकिस्तान ट्रीटी है और वो इसी ट्रीटी होने का जो फ़ायदा है वो उठा सकता है उन तमाम जो दुनिया भर के ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मोफा की मोफा से बता दें, आप आपको समझ नहीं आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात कर रही हैं आप? जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये जुरिस्डिक्शन है और ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने एम्बेसडर्स को बताएं कि पूरी दुनिया में और स्पेशली मलेशिया में जो हमारे पाकिस्तानी कैदी और खवातीन और मर्द और बच्चे हैं उन तक एक रसाई तो काउंसलर की जो है वो ठीक है, बिल्कुल उनके राइट्स के हवाले से चीज़ें टेकअप करने की ज़रूरत है और बिल्कुल इस पर बात होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अरूज, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की और यू शेड लाइट ऑन इट। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इस हवाले से जो आज नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की, उनकी जो एक तकरार है 5 जजेस की, वहाँ उसकी बात कर लें, या जिस तरीके से उन्होंने एक अलार्मिंग कॉन्फ्रंटेशन की बात की बिटवीन KPK एंड पंजाब और इसका उन्होंने जिम्मेदार ठहराया बानी PTI को, इस हवाले से कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हम नवाज शरीफ की बात करें उससे पहले ज़रा कुछ बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की रिव्यू पिटिशन का केस है। ये आज इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ अजीब से मनाजिर थे, जिसमें एक वकील थे जिन्होंने आके रोस्ट्रम पे PTI की जानिब से उन्होंने चीफ जस्टिस को बाकायदा धमकी दी। उन्होंने कहा कि आप देखते हैं आप कैसे नहीं फैसला करते, हक में बाहर 500 वकील खड़े हैं और कैसे आप हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। सो व्हाट वाज दैट मैटर? अगले 5 आप अभी की बात की, अगले 20 दिन मुझे तो बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं। आज टोन सेट कर दी गई है। टोन ये है कि क्या उसी तरह का कोई PTI प्लान कर रही है जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब से उनका इसी तरह का फड्डा हो गया था, तौहीन अदालत में उन्होंने बुला लिया था, तो वो भी उन पर इल्ज़ाम लगते। बहुत सारे लोग बाद में डिस्क्वालीफाई भी होते उनके, मैंने कि वो ले आए थे वहाँ पंजाब से, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, पंजाब हाउस में उनको उसमें कीमे वाले नान खिला के उनको चढ़ा दिया गया था। वो घुस गए थे यहाँ पे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया था और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब अपन चैम्बर छोड़ के चले गए थे, उनको मारने के लिए गए थे। तो क्या उसी तरह का कुछ सीन जो है दोबारा कोई प्लान किया जा रहा है? जो आज धमकी दी गई है, हालांकि मुस्तफ़ा काज़मी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े डिसेंट आदमी है, फार्मर वो सिविल सर्वेंट हैं और बड़ी अच्छी टॉप पोजीशंस पे रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, कानून जानते हैं, वकील हैं, ये मतलब है रिटायर होकर इधर है, सिविल सर्वेंट है बुनियादी तौर पर। उनका इस तरह का ये टेम्पर लूज़ कर जाना या इस तरह की थ्रेट करना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब अजीब सा है कि वो ठीक है काजी साहब की 100 उनकी फेलिंग्स होंगी, खामियाँ होंगी, लेकिन एक इस तरह का अगर मुस्तफ़ा काज़मी साहब जैसा एक समझदार पढ़ा लिखा एक बैकग्राउंड के साथ इस तरह की थ्रेट करें, वैसे इतराज़ करें कि काजी साहब आपकी ये बात ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, लेकिन ये कहना कि हम देखेंगे कि आप कैसे फैसला करते हैं और बहर 500 ये वकील खड़ा हुआ है, मेरा ख्याल इट वाज टू मच। और व्हाट मेड हिम कम टू दिस पॉइंट? चले वो एक मैं आता हूँ उस पर। असल चीज़ ये है कि जो बात एक काजी साहब ने की भी है, मैं पढ़ रहा था कहीं पर रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जनाब कि वो चीफ जस्टिस ठीक थे, ही वॉज रेफरिंग टू साकिब निसार, जो लोगों को जेलों में भेजते थे तौहीन अदालत पे, मतलब उन्होंने दानियाल अजीज साहब को भेजा, उन्होंने ये तलाल चौधरी साहब को भेजा, उन्होंने जनाब इसके बाद आपको याद होगा वो किया निहाल हाशमी साहब को किया, 2 प्राइम मिनिस्टर जो है नायल हुए, गिलानी साहब हुए, या उसके बाद ये हुए नवाज शरीफ साहब हुए, चीफ जस्टिस करते रहे। तो काजी साहब ने एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि मैं रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा हूँ, मैं जेलों में नहीं भेज रहा, लिहाजा मेरे पे अटैक आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा ये अदालत को डंडे के साथ चलाते थे तो वो फिर ठीक करते थे, मतलब मैं जेल में भेजना शुरू कर, मतलब इट वाज ह्यूज रेस्ट्रेंट। जिस तरह का मुजाहरा किया गया साकिब निसार की अदालत में नहीं हो सकता था। अब जैसे इनकी अपनी कमज़ोरी है, ये वो क्या कहते हैं, ये काजी साहब की, या काजी साहब जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि जनाब कि अगर कोई इस तरह की बात कर जाए तो आपको जज को इग्नोर करना चाहिए, या उनके अंदर कोई गिल्ट है
कोई एहसास से जुर्म है कि मैं कोई ऐसे काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, या हुए मुझ पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लिहाजा लड़ाई को मैं ना बढ़ाऊँ। सो इस तरह की चीज़ें मतलब मुमकिन है। हैविंग सेड ऑल दिस, ये जो मैंने कहा अगले 20-25 दिनों में जो तरमीम का टाइम करीब आता जाएगा, बिलावल ने भी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब इसमें बुलिंग बढ़ेगी, इसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, इसमें कुछ मजीद नेक्स्ट लेवल की चीज़ें, मुझे तो खतरा लग रहा है कि कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे, अदालत में होंगी। कोशिश करेगी ये PTI और इनका प्रो ग्रुप जो है कि हम ये काजी साहब को मजबूर करें कि काजी साहब ना एक्सटेंशन लें, ना हुकूमत करे। और उसकी वजह ये है, और हर दफ़ा ऐसा ही होता है, अदालत पे कब हमला होता है? जब जजेस एक दूसरे से लड़ते हैं। उस वक्त भी जुडिशरी एक दूसरे से लड़ रही थी। चीफ जस्टिस अगेन ये सजाद अली शाह साहब और उनके मुखालिफ ग्रुप वो लड़ रहे थे। एक क्वेटा बेंच था, एक यहाँ पे थे, रोजाना की बुनियादों पे 2 सुप्रीम कोर्ट चल रही थी। सेम सिचुएशन वो हुई है। सो उस वक्त ये अटैक करेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी, हुकूमत करेगी, एस्टेब्लिशमेंट करेगी। इदारा अंदर से कमजोर इदारा नहीं होता। इदारे को जब इदारे में बैठे हुए लोग, इदारा बेचारा कोई मतलब मेज कुर्सी बेंच, ये तो इदारा नहीं होता ना, लोगों को कहा जाता, ताकि आम आदमी को समझ आए। आम आदमी समझते सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इदारा बिल्कुल इदारा है, लेकिन लड़ाई बेचारी ये दीवारें नहीं करती होती, कुर्सियां नहीं लड़ती एक दूसरे को, शुरू हो जाए रात का टाइम में चले अकेले बैठे सर फोड़ते हैं एक दूसरे का। नो, दीज आर द पीपल सिटिंग इन द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए ये लोग लड़ रहे हैं। इस वक्त वो जजेस जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक ग्रुप ये चाह रहा है कि काजी साहब जो हैं ये 3 साल मजीद लेना चाहते हैं, हमारा हक मारना चाहते हैं, हम नहीं मारने देंगे। काजी साहब कहते हैं पार्लियामेंट अगर कहेगी तो मैं सोचूंगा या मैं करूंगा। सो ये वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। और मुझे तो अगले 15-20 दिन कोई बहुत बड़ा डांग सोटा फड्डे और कोई नेक्स्ट लेवल होती कुछ चीज़ें को लग रही हैं। आई मे बी रॉन्ग। खान साहब उसी तरीके का ही काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के बाद किया था। क्लास साहब, अब जैसे टाइम खत्म होने वाला है तो मैं क्विकली आपसे पूछ लूं कि ये जो आप सिचुएशन कह रहे हैं ये एक और मंजर और एक और तरह का क्लैश जो है वो दिखा रही है, पर नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत अजीब सी बात है। अजीब इन अ वे कि वो बात अजीब है, ये नहीं कि वो अजीब बात कर रहे हैं, जो जिस किस्म के क्लैश को वो इंडिकेट कर रहे हैं वो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिचुएशन कहाँ जाएगी? आई मीन बिटवीन केपी नवाज शरीफ साहब, मैं काजी साहब पे भी कहूँगा कि आपको ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे आप पे फिंगर्स ये पॉइंट आउट हो रही थी, आपको उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे इल्ज़ामात वो लगा रहे थे। इमरान खान साहब ये स्पेशली क्योंकि उन्होंने रेफरेंस भेजा होता, कंट्रोवर्सी तो हो गई थी, बार बार कह रहे थे। तो आपको भी वो कंडक्ट रखना चाहिए था जिससे उनको भी शिकायत का मौका ना मिलता कि शायद कोई बहसेज हैं, कोई आपको कोई इमरान खान साहब उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई गुस्सा है, एंगर है, क्योंकि उन्होंने रेफरेंसेज भेजे थे आपको हटाने की थी। सो काजी साहब को भी इस तरह का कंडक्ट रखना चाहिए था कि आपके मुखालफीन जो हैं वो भी आप पे उंगली ना उठा सकते कि काजी साहब को गुस्से में है या काजी साहब हमें वो करना चाह रहे हैं, हमें सज़ा देना चाहते हैं, स्कोर सेटल करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल काजी साहब को भी अवॉइड करनी चाहिए थी। बेशक वो कहें जी मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज डूइंग फेयर, एक ट्रायल कर रहा था, फेयर कॉमेंट कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि आपका उनके साथ एक बैड पास्ट है, तो यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। अगर वो समझती हैं हमारे मतलब क्रैकडाउन हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे पिटीशंस हैं, हमारे बल्ला है, हमारे बंदे हैं, हमारी चीज़ें सब कुछ छीन लिया गया और कुछ भी नहीं हुआ, तो काजी साहब को भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है देखना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात कि आने वाले दिन मुझे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरह के थ्रेट किया है मुस्तफा काज़मी साहब ने, अगेन आई एम सरप्राइज्ड कि उन जैसे बंदे ने किया है। ही इज़ लकी कि काजी साहब ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। देयर बीन साकिब निसार साहब होते ना तो मेरा ख्याल कोई और सीन होता और मंजर होता है यहाँ पे। ठीक है, और पॉलिटिकली भी आपको लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है? जिस तरह 4 अक्टूबर की डी चौक या अली अमीन गंडापुर ने आज एक वाज़ेह किस्म का स्टेटमेंट दिया है कि कुछ भी हम पहुँचेंगे। मेरा ख्याल एक बड़ा एक सीन बनेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब वाली तकरीर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करना चाह रहा था लेकिन टाइम मेरा ख्याल हमारे पास थोड़ा सा कम है। ये जो 4 अक्टूबर वाली है ये फिर एक, इससे पहले इमरान खान साहब भी आए थे 25 मेरे ख्याल मई को आए थे, 2022 में आए थे और पूरा ब्लू एरिया को जलाया गया था। वो सीन आपको आज भी याद होंगे, दरख्त जलाए गए, सड़क जलाई गई, टायर जलाए गए, एक अनरूली मॉब था और जो पूरा का पूरा इस्लामाबाद में खुला छोड़ा हुआ था उन्होंने, फ्री फराल है। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो होते इस्लामाबाद के लोग जो है ना इन पर रहम आना शुरू हो गया है कि डी चौक में बैठ जाते हैं, पूरा इस्लामाबाद चौक है, आपका चौक हो जाता है, फिर लोग निकल नहीं सकते। 2014 के बाद, बल्कि उससे पहले 2012 का धरना तैयरुल कादरी साहब लेकर आए थे। पिछले 12 सालों में इस्लामाबाद के लोगों को कहीं से कोई सुकून, कंटेनर सिटी बेकार होकर रह गया ये शहर जो था। अब इसके लोग बेचारे जो हैं मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद मिग्रेट करना शुरू करेंगे, भाई साहब आए ये इन्हीं को दें, ये संभालें, इसको हाइड पार्क बनाएं, इसको मैदान जंग बनाएं, यहाँ पे आप जुलूस करें, आग लगाएं, जो कुछ करना है या करें, या कोई नया कैपिटल बनाएं जनाब, कोई थोड़ा सा दूर बना दें जहाँ पे जाते हुए थोड़ी सी
कोई बंदे को कोई तकलीफ हो भी, हम कहाँ से ये कैसे। ठीक है क्लास साहब, इसमें मजीद बात करेंगे और डेफिनेटली बात होनी भी चाहिए। आने वाले दिन जो हैं वो कुछ अलार्मिंग लग रहे हैं, इस हवाले से आने वाले प्रोग्राम से बात करेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।